हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 7th क्लास है। 7th क्लास में हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री, यानी कि हमारे अतीत सेकंड हमारी बुक चल रही है, उसी को हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, अभी हम लोग इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और मुगल साम्राज्य का हम कुछ चीजें विशेषता पढ़ चुके हैं, कुछ उसके बारे में बेसिक स्ट्रक्चर आज हम देखेंगे कि आईने अकबरी में क्या लिखा है, कैसे कुछ आपका हमको जानकारी मिलती है इतिहास की। आइए देर न करते हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। तो हमारे सामने है सबसे पहले चैप्टर मुगल साम्राज्य। ये आपको कंफर्म होना चाहिए। चैप्टर कौन सा देख रहे हैं? मुगल साम्राज्य को हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर है? और आप इस मुगल साम्राज्य को आप देख चुके हैं। नो, अब तक हमारे 2-3 लेक्चर्स में हो चुके हैं। तो सबसे पहले हमने मुगल साम्राज्य को पढ़ा, उनकी कुछ विरासत चीजों को हमने देखा। मुगल कौन थे, माता की ओर से वो कौन थे आपका मंगोल यानी कि चंगेज खां के बन सकते, पिताजी की तरफ से वो आपके तैमूर शासक थे। इन सबको हमने पढ़ लिया, इनको देखा कि वहाँ किस किस स्थिति में वो हमको दिखाई दिए हैं। इन सब चीजों को हमने गौर करने का प्रयास किया। ठीक है, चलिए यहाँ तक देख चुके थे। मुगलों का जो सैन्य अभियान है उनको हमने देख लिया। उज्बेकों की जो स्थिति है उनने हमको पढ़ लिया कि भाई क्या स्थिति है। जो उज्बेक हैं उनको भी हमने पूरा पढ़ लिया। प्रोसेस और प्रक्रियाओं को भी हमने देख लिया। ठीक है, ठीक। चलिए, तो जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब इन सबको देख चुके। मुगलों का ज्येष्ठ अधिकार प्रथा थी। मनसबदार कौन थे, किस किस हिसाब से आपका मनसब दिए गए, जब्त क्या थे, जागीरदार किसे थे, टोडल विषय ने क्या बनाई थी। तो जो राजस्व की सूची प्राप्त करते थे उसी को उन्होंने क्या कहा, आपका उसी व्यवस्था को जब्त कहा। क्लियर है कि हर फसल की अलग अलग आपका उसका कर होगा, उसका पूरा हिसाब रखा जाएगा, उसी को क्या कहा गया, जब्त, उसके निरीक्षण। यहाँ तक हमने आपको इन सबको देख लिया। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं आईने अकबरी। तो अकबरनामा, सॉरी, जिसको हम कहते हैं हिंदी में, मतलब आईने अकबरी को हमने फारसी अनुवाद किया और इसी को हमने कहा आईने अकबरी को अकबरनामा के नाम से हमने संबोधित किया। क्या किया है? अकबरनामा। तो हम अकबरनामा के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जितना हमने यहाँ तक देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे का है किसी प्रकार का, आप मुझसे एक बार पूछ लीजिए। कोई डाउट किसी प्रकार का है तो। आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ के हम लोग इनको देखते हैं। अकबर ने अपनी अकबर जो है, अकबर उस समय के बादशाह हैं। क्या काम किया अकबर ने? अकबर ने अपने करीबी मित्र और मुगल दरबारी अबुल फजल को, कौन है उनके दरबार में, अबुल फजल को आदेश दिया कि उसके शासनकाल का इतिहास लिखें। अबुल फजल ने इस इतिहास को 3 जिल्तों, जिल्तों का मतलब है 3 भाग भाग में, शीर्षक यानी कि जो मेन टाइटल रखा, बुक का नाम रखा, वो रखा अकबरनामा। इस जिल्त में, पहली जिल्द में क्या है, अकबर के पूर्वजों का बयान। दूसरी जिल्द में अकबर का शासन की आपके घटनाएं। और तीसरी जिल्द में आईने अकबरी में इसमें प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व, साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा दिया है। और इसमें समकालीन भारत में परंपरा और संस्कृति का विभाग है। आईने अकबरी में सबसे रोमांचक आयाम यह है कि यहाँ पर विभिन्न फसलें पैदा होती थी, उनकी पैदावार क्या थी, उनकी कीमतें क्या थी, मजदूर किस प्रकार से मिलते थे और राजस्व को किस प्रकार बांटा गया था। ये सब कुछ अबुल फजल ने आपका आईने अकबरी, जिसको हम अकबरनामा कहते हैं हिंदी में, उसमें उसने ये सारे विवरण को लिख कर दिया है। किसमें? उन सारे विवरण को किसने? आईने अकबरी में। किसने? अबुल फजल ने।
क्लियर है? ये आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक, देख लिया? अब चलिए, अकबर की नीति और उसके आपका नजदीक से नजर हम देखते हैं। अकबर की नीतियों को नजदीक से नजर, प्रशासन का प्रमुख अभिलक्षण अकबर द्वारा आपका निर्धारित किया गया है। कह रहे जिस पैटर्न और जिस स्वरूप में को आप देख रहे हैं, वो सारे पैटर्न, वो स्वरूप अकबर द्वारा ही निश्चित थे। अबुल फजल का अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी से मिलता है। अबुल फजल का अकबरनामा और आईने अकबरी से मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था और प्रांत कई आपके सूबों में, और सूबों में का वहां प्रशासक सूबेदार और राजनीतिक सैनिक दोनों प्रकार के निर्वाह करता था। यानी कि जो सूबेदार था वो आपका सिविल और क्रिमिनल मसलों को दोनों को आपका देखता था। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ध्यान रहेगा। क्या हो, ये आपको दोनों चीज अच्छे से क्लियर रहनी चाहिए। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी? चलिए, इतना आपने देख लिया। चलिए, अब तो आपको प्रांत और संविधान में, यानी कि जिस तरह से हमारा एक राष्ट्र होता है, राष्ट्र आपके प्रांतों में बटा होता है, आपके राज्यों में, और राज्य जिले में बटे होते हैं, और जिले आपके तहसील यानी कि ब्लॉक खंड में, तहसील में बटे होते हैं। तो इस तरीके का भी हमने आपका विभाजन जो है आपका अच्छे से देख लिया। क्लियर है? यहाँ तक हम लोगों ने आपका बात भी की। चलिए, यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार का? अब प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी था जिसको हम फाइनेंशियल ऑफिसर बोलते हैं, जो राजस्व का निर्धारण करता था, वो आपका दीवान था। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार और अन्य अफसर थे। यानी कि राजस्व के लिए कौन था? दीवान। बख्शी यानी कि बख्शी कौन था? सैनिक वेतन अधिकारी। सदर मतलब धार्मिक मसलों का देख रेख या जानने वाला। फौजदार मतलब जो आपका इन सिविल जो मसले हैं इनको जानता हो। कोतवाल आपका नगर का पुलिस अधिकारी हुआ करता था। जो कोतवाल शब्द है या जो अब आपकी व्यवस्था गढ़ी गई है, ये बहुत पुरानी है। क्लियर है? फौजदार को भी अब वो क्लियर हो गया कि भाई फौजदार कौन है। ठीक, और कौन कौन काम कर रहे हैं। ठीक, वेतन अधिकारी कौन है, धर्म का यानी कि जो आपका सदर है उसका मतलब क्या है। तो ये सारी चीजें हमने इसमें के अंतर्गत आपका अच्छे से गौर करके देख ली। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना यहां तक। मेहरुनिशा, जहांगीर के दरबार में नूर जहां का प्रभाव। 1911 में जहांगीर के मेहरुनिशा का विवाह किससे हुआ? नूर जहां से। ठीक है, उससे नूर जहां का आपको खिताब मिला। यानी कि मेहरुनिसा नाम था, जहांगीर से विवाह करने के बाद उसको नूर जहां का खिताब मिला। नूर जहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रहती, उसको समय समय पर सहयोग देती। नूर जहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। आप देखिए जहांगीर ने क्या किया, नूर जहां के सम्मान में चांदी के सिक्कों को जारी कराया। एक और वह स्वयं के उत्कहा यानी के अपने सिक्के भी छपवाए। रानी बेगम नूर जहां के नाम गढ़ा, और रानी जो बेगम है उनका नाम गढ़ा। बाईं ओर दस्तावेज नूर जहां द्वारा जारी किया गया, फरमान दिया गया। चौकोर मेहराब बनी, दत्ता बना, और नूर जहां को बेगम का आदर्श मिला। गोल मेहराब, शाही फकीर, चंद्रमा और वैभवशाली प्रकाश बना, और ये सारे कमान, ये सारे सहयोग जो है, यहाँ तक हमें इसमें आपका दिखाई दिया, और इनको हम लोग आपका देखते हैं। ठीक,
देख लिया आपने? चलिए, अकबर के अभिजात बड़ी सेना का संचालन करते थे और बड़ी संख्या में वो आपका राजस्व करते थे। अब आप जितनी बड़ी सेना रखोगे, आपको उतना ही बड़ा राजस्व का नियंत्रण भी करना है। जब तक वे वफादार रहेंगे, साम्राज्य के जो कार्य हैं, वो सफलतापूर्वक चलेंगे। कोई भी अगर व्यक्ति काम करने वाला ईमानदारी से या वफादार तरीके से जब तक कार्य करेगा, उसका शासन प्रशासन को कोई नहीं डुला सकता। 15वीं शताब्दी के अंत तक कई अभिजात ने अपने स्वतंत्र के ताने बाने बुन लिए। साम्राज्य के प्रति कई वफादार और निजी हितों पर आपका कमजोर पड़ने लगे। बहुत सारे हित थे जो आपके कमजोर पड़ने लगे। 1570 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी गया। उसने उलेमा और आपके ब्राह्मण और जटेऊ जोसाइड यानी कि जो रोमन कैथोलिक आपका संत थे, उनके साथ धर्म के अनुयायियों के साथ एक धर्म के मसले पर चर्चा शुरू करी। उन्हें ब्राह्मणों को बुलाया, जो मुसलमानों को उलेमा है उनको बुलाया, और जो ईसाई हैं उनको बुलाया, और सबको एक धार्मिक मसले की चर्चा की। ये चर्चाएं इबादत खाने में हुई। अकबर की रुचि थी कि व्यक्ति को धर्मों को रीति रिवाज में है। इस प्रकार की विचारधारा से अकबर ने एक समझ बना ली और विद्वान रीति रिवाज और मदद पर बोलते थे। माता हदत पर बल दिया। वे अक्सर कट्टर होते थे। उन्हें शिक्षाएं प्रजा के बीच का विभाजन और असामाजिक पैदा था। अनुभव अकबर को सुलह कुल यानी कि सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गई और सहिष्णुता की धारणा से धार्मिक अनुयायी में अंतर नहीं रहा। कैसे रहा? जो धार्मिक अनुयायी हैं उनमें अंतर आपका नहीं रहा। अब एक साथ पढ़ रहे थे मतहाधात, एक ऐसा कथन कहकर जिसमें कि आशा की जाती है कि उस पर कोई प्रश्न आपका नहीं उठा सकता या कोई स्वीकार जो है नहीं कर सकता। ये हमको थोड़ा सा आपका देखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाए। इबादत खाना अकबर धार्मिक धर्म के विद्वान के साथ चर्चा करते हैं। अब देखिए, ये बैठे हैं और इनके साथ कैसी आपकी चर्चा चल रही है, धर्म पर बात कर रहे हैं। इसका नीति केंद्र नीति शास्त्र एक व्यवस्था है जो सर्वत्र लागू की जाती है। केवल सच्चाई और न्याय ही शांति के बल पर था। अबुल फजल सुलह कुल के विचार और आधारित शासन दृष्टि ने अकबर की मदद और सिंहासन की जागीर और शाहजहां भी बनाया। क्लियर है? उसी आधार पर इन्होंने बात की और उसी को आधार देकर हमने इन चीजों को देखा। क्लियर है? और उसी पे हमने बात भी की। बात कर रहे हैं सुलह कुल। अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई। क्लियर है? सुलह कुल, उसके पुत्र जागीर ने इसका वर्णन किया है। ईश्वर अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्ग और सभी धर्म अनुयायी एक जगह हैं। चाहे सभी वर्ग हों, सभी धर्म हो, सब एक जगह हैं। इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में उनकी चारों ओर केवल सीमाएं समुद्र ही निर्धारित नहीं होती। विरोधी धर्म के अनुयायी भी इस तरह के अच्छे विचारों के लिए ले जाएं। यह असहिष्णुता का मार्ग बंद करती है। सुन्नी और शिया एक मस्जिद में इकट्ठा होते हैं। ईसाई और यहूदी एक गिरजाघर में प्रार्थना करते हैं। उनको तरीकों को सरबत सुलह का सिद्धांत कहा गया।
जहां सब एक साथ मिलकर वहां चीजों को देखें, करें, वही है आपका सर्वकुल है यानी कि सुलह का सिद्धांत। तो इस तरीके के बात की, नीति तो बढ़िया थी और उसने एक धर्म भी चलाया था। क्लियर? उसकी कोशिश ये थी कि सभी धर्मों का जो ये आपका सुलह कुल था कि सभी धर्मों के लोगों को जोड़कर जो धर्म में अच्छी चीज है उनको एक्सेप्ट कर लिया जाए और उन्हीं चीजों को स्वीकार करें। क्लियर है? चलिए, इन पर हम लोगों ने अच्छे से बात की, इनको हमने एक एक करके आपका गौर करके देख लिया। देख लिया किस तरीके से आपकी चर्चा कर रहे हैं। अकबर ने संस्कृत ग्रंथों को फारसी में अनुवाद का कार्य कराया और फतेहपुर सीकरी में एक मतलब खाना यानी कि हिंदी में अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की। उसने महाभारत, रामायण, लीलावती, योग, वशिष्ठ जैसे संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद कराया। रज़ानामा यानी कि महाभारत का फारसी आपका ट्रांसलेट बना। महाभारत की विभिन्न घटनाओं को उन्होंने संचालित करवाया। यानी कि एक अच्छा शासक था जो आपका धर्मों का अच्छी लेकर बात करने का उसने प्रयास किया। क्लियर है? ये सारी चीजें हमने इसी के अंतर्गत देखी और इसको जानने का प्रयास किया। क्लियर है? अब देखिए, 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों से वैसे धन के बजाय जिसने कहानी और किस्सों का वर्णन होता है, परंतु यात्री प्रजता के मामले में दरिद्रता को देखते हुए विध्वंस है। सामाजिक असमानता साफ दिखाई देती है। शाहजहां के शासनकाल में बीते वर्षों में हमें पता चलता है कि मनसबदार उनको आ, आ, 8,000 में से 445 थे। यानी कि अगर आप शासनकाल में देखोगे तो मनसबदारी व्यवस्था हमको दिखाई दे रही है। ठीक, कुल मनसबदार की संख्या छोटी थी जो 5.6% थे। अनुमानित राजस्व में 6.1 आपका प्रतिशत हमको इसमें जो है ये सारे दिखाई देते हैं। उनके बाप के सवारों का वेतन के रूप में, ठीक, और उन सारी स्थिति के रूप में हम लोगों को ये आपका दिखाई देना शुरू हुआ, चीजें मिलेंगी। और मुगल सम्राट और उनके मनसब में अपनी आय के बहुत बड़ा भाग और वेतन वस्तु में लगाते हैं। ठीक, इस खर्चे में आपका शिल्प और किसानों के भुगतान हुए हैं, क्योंकि वस्तुओं का और फसल की पूर्ति क्या करते थे। ठीक, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पाद किसान और शिल्पकार के नक्शे पर निवेश बहुत कम बचा था। इसमें बहुत थे और मुसलमानों से भरपेट जाते थे। उत्पादन शक्ति बढ़ने से अतिरिक्त संसाधन में औजार और अन्य वस्तु का निवेश की बातचीत नहीं की जा सकी। ऐसी अर्थव्यवस्था ज्यादा धनी और किसान और किसान शिल्प समूह और व्यापारी और महाजन लाभ उठाना चाहते थे। कैसे थे? इन सब चीजों का वो लाभ उठाना चाह रहे थे। क्लियर है? ये हमें इसमें दिखाई देगा। क्लियर है? तो किस प्रकार मनसबदार व्यवस्था आई, क्या क्या मनसबदारी व्यवस्था की चीजें थी, इन सबको हमने देखा। आगे बढ़ जाएं। चलिए, मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सत्ता आपकी बढ़ने लगी, वैसे वैसे विभिन्न सम्राट सेवक स्वयं ही सत्ता के केंद्र बन गए। मान लीजिए जो वहां के अभिजात वर्ग हैं, जो सूबेदार रहे हैं, बड़े बड़े
आपके पदों पर रहे हैं तो सारा वेतन वगैरह उन्हीं के पास था और इन्हें हैदराबाद में आपका प्रशासन की नीति, निमंत्रण और स्वयं संगठन, ये सारी चीजों को इन्होंने बना और उन्होंने दिखाया। ठीक, अब इसमें कहानी है राजा रानी की कहानी को भी आप देखिए। 16वीं शताब्दी में मुगलों ने समकालीन संसार के विभिन्न भागों में कई महान राजा रानियां थे, यानी कि जिस समय ये लोग शासन कर रहे थे भारत में, ऐसे और लोग भी थे जो भारत में अन्य जगह पर आपका राजा और रानी आपका शासन कर रहे थे। जैसे ओटोमन तुर्की, देखिए हमारे यहाँ था मुगल साम्राज्य, ऐसे ही तुर्की में था ओटोमन साम्राज्य, जहां का सुल्तान सुलेमान शामिल था। उसके राज्य में को मिलाकर विशेष यूरोप की ओर हुआ। उसका विस्तार कहाँ हुआ? यूरोप की ओर, क्योंकि आपके टरकरी है, जो आपकी टर्की है यानी कि तुर्की, तुर्की के पास से ही शुरू, बिल्कुल वहां तुर्की जो है आधा यूरोप में आता है और आधा एशिया में। उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिलाया। हंगरी, बुडापेस्ट इसकी कैपिटल है, हंगरी बुडापेस्ट। ऑस्ट्रिया का घेराव किया। उसकी फौजों ने बगदाद और इराक में हथिया लिया, यानी कि बहुत बड़े रीजन पर। मोरक्को के उत्तर फ्रांस में बहुत सारा ओटोमन साम्राज्य सत्ता में माना था। सुलेमान ने ओटोमन सैनिकों को पुनर्गठन किया और भूमध्य सागर इलाकों में नौसेना के प्रभुत्व की बजाय स्पेन के साथ प्रतिस्पर्धा शुरू हुई। स्पेन, उस जमाने में स्पेन, अभी क्या था स्पेन में आपके शासक थे। अरब सागर ने नौसैनिक पुर्तगालियों को चुनौती दी। सम्राट को अल कानूनी यानी कि विधि निर्माण खारिज मिला। उसके शासनकाल में बड़े नियम कानून बनाए गए, नियमों को लक्ष्य रखा गया, साम्राज्य को ध्यान दिया गया, करीबीकरण किया गया ताकि लोग बेगार और भारी करों से बच सकें। ऐसे नियम और प्रावधान बनाए गए। आगे चलकर 17वीं शताब्दी में ओटोमन साम्राज्य में सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ। सुलेमान कानूनी काल में आदर्श काल के रूप में उसको याद रखा गया। तो सुलेमान का जो टाइम पीरियड है वो लोग कैसे याद रखते हैं? एक अच्छे स्किलफुल टाइम के रूप में याद रखते हैं कि भाई जो सुलेमान का समय है वो अच्छा था। क्लियर हो गया? तो सुलेमान कहाँ का शासक था? तुर्की का। चलिए देख लिया। और लास्ट में देखिए अकबर की समकालीन बादशाहों के बारे में पता लीजिए। इंग्लैंड में कौन महारानी शासन कर रही थी? उस समय एलिजाबेथ थी। इराक में सफीवा शासक मोहम्मद अब्बास शासन कर रहे थे। और ज्यादा विस्फोटक कहानी है बाप के रूसी शासक चथुर्थ सोबेलियन, जिसके इबियन द लेफ्टिट के नाम से भी विख्यात है। तो भारत में और बहुत सारे लोग आपका शासन और साम्राज्य में संलग्न थे जो वहां काम। क्लियर है? जो आपको इसमें दिखाई देगा, आपको पता चलेगा कि कितने लोग इसमें शासन में साम्राज्य में थे। तो मैं प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं कि चैप्टर आपने पढ़ लिया होगा, रिवीजन किया होगा। वैसे भी आपने सब चीजों को देख लिया है। एक बार पुनः क्रम में चल रहे हैं, एक बार घर को जाकर उसको पढ़िए, रिवीजन करिए। कोई डाउट, कोई क्वेरी रहता है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।